गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे तो भारतीय कला का परिचय, यह भाग 1 है। यानी NCERT क्लास 11 में यह एक बुक है, उसका नाम क्या है, भारतीय कला का परिचय। इसमें हम लोग क्या देखेंगे तो इसमें हम लोग इस पढ़ने का मकसद क्या है, मकसद यह है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह सब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम हो या ऑब्जेक्टिव हो या क्लास 11 NCERT, तो क्लास 11 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। सब में जो आर्ट एंड कल्चर है उससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। और जब क्वेश्चन आते हैं तो अगर हम लोग NCERT, हमने बहुत सारे किताबों का अध्ययन किया है, उसमें NCERT ही हमें सबसे अच्छी लगी, क्योंकि इसमें एक तरफ से दिया हुआ है सब कुछ। आप उसका पीडी में भी इस्तेमाल कर सकते हो और मेन में भी इस्तेमाल कर ले सकते हो। अलग से कहीं से कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि कला में इसमें क्या क्या पढ़ने को दिया गया है, तो देखते हैं। इस चैप्टर को पढ़ाने का पहले उद्देश्य क्या है, तो यहाँ देखिए। इसका उद्देश्य है कि जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, व्यवहारिक कला अथवा व्यवसायिक कला जैसे विषय शामिल हैं। और इन सभी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के पश्चात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इस पाठ्यक्रम में प्रयोग के अतिरिक्त सिद्धांत का हिस्सा भी शामिल है, जिसमें देश की कला, ऐतिहासिक विरासत और स्थापत्य के विषय में विद्यार्थी क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। यह भी एक उद्देश्य है, क्योंकि विद्यार्थी को, स्टूडेंट को अपने देश के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे। तो कक्षा 11 की इस पाठ्य पुस्तक में प्रागैतिहासिक काल के गुहा भित्ति चित्र यानी केव पेंटिंग की बात होगी। केव रॉक पेंटिंग, उस सबसे अच्छा उदाहरण भीमबेटका की गुफाएं, उसका बौद्ध काल में, और उसके बाद देश के विभिन्न भागों में बौद्ध, जैन एवं हिंदू मूर्तिकला और स्थापत्य कला। मूर्तिकला अलग है, स्थापत्य कला यानी कि कहिए कि महल, सिंपल याद कीजिए, बड़ा इबारत है। कला में विस्तार देखने को मिलता है। इंडो इस्लामी काल, यानी इंडो इस्लामी काल मतलब सल्तनत काल से शुरू हो जाएगा। काल में कला के निर्माण में एक नए युग का आरंभ हुआ। इसके अंतर्गत अनेक विशाल किलों, मस्जिदों, मकबरों और महलों का निर्माण हुआ, जिनकी विभिन्न शैलियों के विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी इस जो क्लास 11 का NCERT का चैप्टर है उसमें हम लोग प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। यहाँ देखिए, ये तो महात्मा गांधी का जंतर है। आगे आते हैं। इसमें जो पहला चैप्टर है इसमें क्या पढ़ाई जाएगी, तो प्रागैतिहासिक शैल चित्र, यानी प्रागैतिहासिक काल, यानी जब मानव क्या था, हंटर एंड गैदरर था, मतलब मानव भी जानवर की तरह जंगल में रहता था। उस समय के भी कुछ साक्ष्य हैं। सबसे अच्छा उदाहरण भीमबेटका की गुफाएं। दूसरा है सिंधु घाटी की कलाएं। सिंधु घाटी सभ्यता यह प्रथम नगरीय सभ्यता थी और इसके बारे में जानकारी जो है उपलब्ध है, लेकिन उसको पढ़ा न जा सका है, क्योंकि उसका लिखित भी साक्ष्य है उसके, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन उस समय की मूर्ति, उस समय के बहुत सारे आर्किटेक्चर यानी बहुत सारे कलाएं उपस्थित हैं। फिर मौर्यकालीन कला। मौर्य कला तो हर कोई जानता है। इसमें सबसे अच्छा नाम किसका आएगा, तो अशोक का। अशोक के राजा देश के लिए क्या था, तो इन्होंने रॉक एडिक्ट कराए। फिर इन्होंने स्तंभ अभिलेख बनवा दिए। स्तंभ जहाँ तहाँ सिंगल शाफ्ट वाला स्तंभ, जिसको अशोक स्तंभ कहते हैं, वह पूरे देश में गड़वा दिए और उस पर राजा की आज्ञा को उस पर खुदाई करवा दिया गया था अशोक के। फिर इन्होंने केव्स का निर्माण कराया था, सांची का स्तूप, या बहुत सारे स्तूप भी अशोक से संबंधित है। उसके बाद चौथा आएगा भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियां, यानी कि मौर्य काल के बाद क्या क्या हुआ। और आगे बढ़ते हैं। फिर पचमा हम लोग क्या पढ़ेंगे, परवर्ती भित्ति चित्रण परंपरा। भित्ति चित्र यानी क्या है, दो तरह का पेंटिंग होता है। एक मुरल पेंटिंग यानी मिनिएचर पेंटिंग। मुरल पेंटिंग यानी कि वॉल पेंटिंग कहिए, यानी कि भित्ति चित्र पेंटिंग, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्राचीन परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं। और मंदिर, यहाँ पर देखिए छठा में पढ़ेंगे मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला। तो मंदिर के बारे में कितने मंदिर के प्रकार होते हैं, किस किस टाइप का कला है, द्रविडियन शैली, फिर आपको नागर शैली, बेसर शैली, इन सब के बारे में पढ़ाई जाएगी। फिर मूर्ति कला, सबसे पहले मूर्ति कैसे बना, कहाँ बना, किस भगवान का बना,
7वां भारतीय कांस्य प्रतिमाएं। तो इसका सबसे पहला उदाहरण कहाँ मिलेगा, तो हड़प्पा घाटी से प्राप्त होता है। और चोल तो इसके लिए प्रसिद्ध ही थे। चोल का क्या मूर्ति, तो नटराज का मूर्ति। फिर 8वां देखिए, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू, यानी जब इंडो इस्लाम यानी भारत पर इस्लाम का इन्वेजन होगा तो उस समय की जो वास्तुकला के उदाहरण हैं, हर कोई जानता है लाल किला, ताजमहल, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे पहला कौन है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद में शब्दावली देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला कौन सा चैप्टर है, तो आज है प्रागैतिहासिक शैल चित्र। यहाँ ध्यान से देखिए, यह एक भारत का मैप दिया हुआ है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ देखिए, सिंपल जो यह सर्कल होगा यह है चित्रकारी वाले क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा है सर्कल और बीच में पॉइंट है, वह है नक्काशी और चित्रकारी वाले क्षेत्र। तीसरा पॉइंट है, यह देखिए नक्काशी वाले क्षेत्र मिलेगा। और यह सिंपल छोटा वृत्त या छोटा सर्कल, तो यह राज्यों की राजधानी है। और यह कुछ ये अंडे के जैसा सर्कल है, तो यह है अन्य महत्वपूर्ण शहर। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। यह भारत का मैप है। यह क्या है आपका, यह सिंधु नदी है। और यह यहाँ पर चीन है, पश्चिम में पाकिस्तान है। और यह लैंड लॉक कंट्री नेपाल है। क्लियर है। यह भूटान है, भारत के सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बीच में है। सबसे पहले चित्रकारी वाले क्षेत्र कौन कौन से देखेंगे, जो सिंपल सर्कल जैसा हो। तो कौन कौन है, यहाँ देखिए, यह है अल्मोड़ा, कहाँ है, यूके में है। यूके यानी उत्तराखंड। फिर ग्वालियर, पहाड़गढ़, कोटा, सागर, ये सब मध्य प्रदेश में होंगे। कोटा तो आपका राजस्थान में होगा। वाराणसी के बगल में मिर्जापुर है। इन सब के बारे में जो जो यहाँ पर पॉइंट दिया है, इन सब शहरों का नाम हम लोग को आगे अध्याय में मिलेगा। फिर यहाँ देखिए तिरुपति, वेट्टक्कल और मुन्नार, ये सब क्या है, तो पेंटिंग वाले क्षेत्र हैं। इसी तरह से अगला देखिए नक्काशी और चित्रकारी वाले क्षेत्र। नक्काशी और चित्रकारी वाले क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो खोजते हैं। तो नक्काशी और चित्रकारी वाले क्षेत्र है आपका यह पंचमढ़ी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ वाला। और दक्षिण भारत में यहाँ देखिए बेल्लारी, यहाँ पर दोनों तरह के उदाहरण मिलेंगे। और नक्काशी वाले क्षेत्र केवल, तो यह आपका उत्तर से शुरू कीजिए, यह गिलगिट, कारगिल, लेह, यहाँ पर नक्काशी का कार्य होता होगा। और नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर नहीं है कुछ, गंगा घाटी में भी नहीं है नक्काशी वाले क्षेत्र। साउथ में चलते हैं, तो साउथ में देखिए यहाँ पर है तेनमाला, तिरुवनंतपुरम, सुल्तान, बैटरी, ये सब क्या है, तो नक्काशी वाले क्षेत्र हैं। और राज्यों की राजधानी तो हम लोग जानते ही हैं, और अन्य महत्वपूर्ण शहर न देखेंगे, पहले आगे पढ़ते हैं मैटर क्या है। प्राकृतिक शैल, प्रागैतिहासिक शैल चित्र, यानी यह बहुत ही प्राचीन बात है। प्रागैतिहासिक मतलब क्या, कि इस समय का मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। हम लोगों को उसके बारे में कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसमें वह उसको लिखा हो या लिपिबद्ध किया हो। सिर्फ और सिर्फ शैल पर यानी पत्थर पर पेंटिंग मिलेगा, चित्र, वह भी आज कल की तरह पेंटिंग ना, सिंपल, वह लाइनिंग किया होगा, घसा गया होगा, रगड़ा गया होगा। और इतिहास को हम लोग जानते हैं कि 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है अर्धैतिहासिक काल, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी उस समय के साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो लिखावट है उसको हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, यानी सब कुछ उसको उसका लिखित रूप से उपलब्ध है। दूसरा अर्थ है अर्धैतिहासिक, यानी लिखा हुआ तो है लेकिन लोग पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे मुख्य रूप से उसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। और प्रागैतिहासिक काल, जिस समय का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, सिर्फ और सिर्फ जो खुदाई से प्राप्त हो, और उसी के आधार पर अंदाज लगाया जाएगा। अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को, जिसके लिए न तो कोई पुस्तक और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्राक इतिहास यानी प्री हिस्टोरी कहा जाता है। पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी तो कैसे, उस समय न तो कागज था, न ही कोई भाषा या लिखित शब्द। प्राक इतिहास की हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्राग इतिहास को हम क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल।
ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया जहां प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य रहा करते थे। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार कर दिया। यानी खुदाई से कोई कहीं हड्डी मिलेगा, कोई पत्थर मिलेगा, कोई उस समय के औजार मिलेंगे, कुछ सिक्के मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे, ईंटें मिलेंगे। इन सब के आधार पर अगर वह खूब साफ सुथरी अच्छी उन्नत प्रणाली में है, बहुत अधिक विस्तृत मात्रा में है, हम लोग समझेंगे उसका क्षेत्र बहुत ही विकसित था। अगर वह कम है, टूटी फूटी बहुत खराब अवस्था में है, सुंदर नहीं है, नक्काशी का काम कम हुआ है, इसका मतलब क्या समझेंगे कि वह कम विकसित, अल्प विकसित या हाल ही में शुरू हुआ कोई सभ्यता था, या उसके सारे जो क्षेत्र है वह बहुत दूर में है विकसित, लेकिन वे छत विकसित है, यानी वे पतन को प्राप्त हो चुके थे। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया है। इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्यों की खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी तो वे अपने विचारों और मनोभावों को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे। सिंपल बात है, जब किसी का पेट भरा रहेगा तभी ना वह कोई विचार देगा या कोई उपदेश देगा या कोई पेंटिंग करेगा या कोई बौद्धिक काम करेगा। अगर पेट ही नहीं भरेगा तो पहले तो काम क्या करेगा, मानो खाने की ही व्यवस्था करेगा। तो आर्ट एंड कल्चर क्या है कि अगर आपका पेट भरा हुआ है, या समान स्तर पर समझे कि अगर आपका देश विकसित है तो आपके यहाँ का आर्ट एंड कल्चर का विकास होगा। आपका देश गरीब है, यहाँ खाने का दिक्कत है, यहाँ पर आंतरिक अशांति है, तो आर्ट एंड कल्चर का भी ह्रास हो जाएगा वाली बात है। तो क्या होता रहा होगा, पहले मानो खा लिया होगा, मानो उसका पेट भर गया होगा, या बाहर का मौसम खराब है तो वह पहले गुफाओं में मानो रहता था, इसी तरह छुप कर रहेगा। तो बैठकर क्या करेगा, मानो के पास तो कोई काम नहीं था। इसी तरह उस मानो ने क्या किया होगा, जो उसके भित्ति यानी गुफाओं के जो दीवार रहे होंगे उस पर उसमें कुछ पेंटिंग बनाना, इसी तरह मन का जो उसका विचार है उसको अभिव्यक्त करने के लिए इस तरह की आकृतियाँ बना दिए होंगे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए और उनके माध्यम से अपने आप को यानी अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा, यह क्वेश्चन है। शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए ये भित्ति चित्र बनाए, अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए ये चित्र खींचे। जैसे कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं, यह तो बड़े लोगों की बड़ी विचार हो गई। यह भी तो हो सकता है, आज हम लोग घर में पेंटिंग कराते हैं, लेकिन जो घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े लोग तो काम करते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, इसी तरह कोई पढ़ रहा है तो कोई वहाँ पर क लिख देगा, कोई ख लिख देगा, कोई उससे छोटा बच्चा है वो इसी तरह घास देगा, कोई बड़ा बच्चा है तो वो कोई पिक्चर बना देगा, या कोई इसी तरह से कुछ भी घास देगा। क्लियर है। वहाँ पर अब क्या होगा, यही 200 साल के बाद कोई आदमी आएगा, उस समय और भी आजकल से शिक्षा व्यवस्था बढ़ गया होगा, बौद्धिक जो क्षमता है मानव का उसका भी विकास हो गया होगा। तब तो वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग समझेंगे यह भी हो सकता है कि अरे भाई ये तो कोई शोध पत्र है वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पाषाण युग यानी पेलियोलिथिक एज यानी पुराना पत्थर कहा जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई गई हैं। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूर्व पाषाण युग यानी लोअर पेलियोलिथिक के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पूरा पाषाण काल तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि देखने को मिलती है हो गई थी। दुनिया भर में इस काल की अनेक ऐसी गुफाएं पाई गई हैं जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी हैं
जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार करते थे। वे लोग मनुष्यों और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे और वृत्त, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियाँ और प्रतीक भी बनाते थे। आगे देखिए, भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पुरापाषाण काल के यानी अपर पैलियोलिथिक टाइम्स के हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1867-68 में पुराविद आर्कीबोल्ड कार्लाइन ने स्पेन में हुई अल्तामीरा की खोज से भी पहले 12 वर्ष पहले ही कर दिया था। यानी अल्तामीरा में जो दुनिया का सबसे प्राचीन पेंटिंग माना जाता है, जो पत्थरों पर किया गया है, उससे भी पहले भारत में खोज हो चुका है। उसे 12 साल पहले किसने किया था? तो पुरातत्वविद आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने, इन्होंने ही किया था। कहाँ? तो भारत में खोज। कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधान करता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए जाते हैं। यानी अगर कहा जाए तो यह समस्त भारत में है। उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिलते हैं। अल्मोड़ा का बारेछीना मार्ग, याद कीजिए, अल्मोड़ा यानी यूके मतलब उत्तराखंड का बारेछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी है। तो सुयाल नदी कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कौन नदी? सुयाल के किनारे स्थित लुखडियार जगह का नाम क्या है? तो लखुडियार। लखुडियार में पाए गए शैलाश्रय, यानी पहले के मानव कहाँ रहता था? आज की तरह उसने घर नहीं बना पाए थे, वे लोग नहीं बना पाए थे। वे लोग कहाँ रहेंगे? जो बड़े बड़े पहाड़ है उसमें प्रकृति निर्मित केव रहता है, यानी गुफा रहता है। तो उसी गुफा में पहले के मानव रहा करते थे। तो उसी में क्या मिला? तो प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। कहाँ? तो लखुडियार से। लखुडियार कहाँ है? तो उत्तराखंड में। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ है 1 लाख गुफा, यानी कि वहाँ पर 1 लाख गुफा होने के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है मानव चित्र, यानी मानव का चित्र है। दूसरा है पशु चित्र और तीसरा होगा ज्यामितीय आकृतियाँ, यानी कोई चित्र आपको देखने में वृत्त के जैसा लगेगा, कोई आयत के जैसा लगेगा, कहीं पर कोई रेखा मिलेगा। ये चित्र सफ़ेद, काले और लाल रंगों के हैं। इनमें मनुष्यों को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया है। मानव को कैसे बना देगा? इस तरह से एक लंबा छड़ी बना दिया और इसी में से 2 छड़ी ऊपर निकाल देगा, ऊपर इसके वृत्त हो गया। यह क्या हो गया? यह मानव का चित्र हो गया। पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर है, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। यानी मानव उस समय इन लोगों का शिकार करता था, या ये जो जानवर हैं यह मानव के आसपास बड़ी संख्या में रहते रहे होंगे। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक दृश्य बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। यानी कि वे लोग आपस में डांस भी करते थे, उसका यह साक्ष्य है। तभी तो किसी ने उस पर उस तरह का वहाँ पर पेंटिंग कर दिया होगा। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए हैं, यानी कि बहुत पहले किसी ने चित्र बना दिया होगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो अगली पीढ़ी आई होगी तो फिर उसमें भी उसी के ऊपर से दूसरा चित्र बना दिया। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर की जो आबादी थी वह बहुत दिनों तक वहाँ एक जगह ही स्थिर रही थी। वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफ़ेद रंग के चित्र बने हुए पाए गए हैं। कश्मीर से भी ऐसे 2 शिलापट्ट मिले हैं। कहाँ? तो कश्मीर की बात है, जिन पर कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों में नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवास मिल गया। यानी जो ग्रेनाइट चट्टान है यह अपक्षय अपरदन का शिकार न होगी तो उस समय के मानव ने जो उस पर पेंटिंग बनाया, जो हम लोग कह रहे हैं कि वह पेंटिंग है, तो जो जिस तरह से उसमें बनाया उसी तरह आज भी हम लोग देख पाते हैं। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं। इनमें 3 स्थान कौन कौन? तो कूप
गल्लू, याद कीजिए क्या है यह, कूप गल्लू। यह कहाँ है तो कर्नाटक में है। पिकली हाल और टेक्कल कोटा अधिक प्रसिद्ध है। कौन कौन तो कूप गल्लू, पिकली हाल और टेक्कल कोटा, ये सब कहाँ है तो कर्नाटक में है। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफ़ेद हैं, कुछ लाल हैं और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के हैं। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं, यानी कि यहाँ पर मानव का बसाव लगभग हजारों साल तक रहा होगा। इन चित्रों के विषय हैं जैसे सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव, त्रिशूल आदि है। यानी कि मानव के पास हथियार के रूप में क्या इस्तेमाल होगा इस समय तो त्रिशूल आम बात रही होगी। दूसरा, मानव सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा इन जीव जंतुओं का शिकार करता रहा होगा। किसके लिए तो खाने के लिए। वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए गए हैं, यानी कि मानव क्या है अभी तो मानव अभी इस समय का मानव मांसाहारी है। कुपल गल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। यानी मानव क्या है अभी तो मानव पूर्ण रूप से जानवर है। और जिस तरह से आज भी देखते होंगे वही वाली बात है। जानवर क्या करेगा तो जानवर में भी नर का क्या होगा, वर्चस्व होता है, और जो नर जितना शक्तिशाली है उसके अंदर में उतना अधिक मादाएं होंगी। उस समय का भी मानव उसी तरह का रहा होगा। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं पूरा पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन अवशेषों से भरी पड़ी हैं, और वहाँ ऐसे जंगलों, जंगली पौधों, फलों और जलधाराओं और कंदराओं की बहुतायत है जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। वहाँ के प्राकृतिक शैलाश्रय यानी चट्टानी आवास, वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते थे। इनमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल कौन है तो यह याद देखिए यहाँ पर, वह है मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका। भीमबेटका कोई भी एग्जाम हो कहीं भी जाइए आपको भीमबेटका का नाम तो आ ही जाएगा। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शेल्टर हैं, शैलाश्रय हैं। यानी कि यहाँ पर मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। इनमें से 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। यानी उस समय का मानव जो पेंटिंग किया, हम लोग कहते हैं कि पेंटिंग है। हो सकता है कि उस समय के बच्चे जिस तरह के आज के बच्चे भी घरों में अच्छे अच्छे पेंटिंग को घर के लोग करा देंगे तो वे आएंगे उसको अपना कलाकारी दिखाते हैं। तो उस समय के भी बच्चे वो कलाकारी दिखाए हों, लेकिन हम लोग उसको चित्र मानते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर V.A. वाकंकर द्वारा की गई थी। यही हूबहू क्वेश्चन इस बार का जो यूपी PCS का एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो किसने किया याद देख लीजिए यहाँ पर, डॉक्टर V.A. वाकंकर द्वारा की गई थी, और बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी उनका अनुसरण किया। वाकनकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। इनमें उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छद्म वेश, मुखौटा लगाने जैसी अनेकानेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल है। यानी अभी समय का मानव जो हंटर एंड गैदरर मानव था वह जानवरों को पकड़ने के लिए रंग बिरंग के कार्य किया करता रहा होगा, और प्रकृति से मानव डरता था, इसलिए वह प्रकृति को खुश करने के लिए नृत्य और संगीत यानी कि भगवान को खुश करने के लिए किया करता रहा होगा। भीमबेटका की शैल कला की को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्रों, चित्रकारियों को 7 कालावधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला काल क्या है, यहाँ देखिए पेंटिंग, यह पेंटिंग है। यहाँ पर देखिए ये लग रहा है जैसे कि यह हाथी है, सब हाथी है, और यहाँ पर वो हड्डी है यानी कि मानव ने खाकर उसका हड्डी छोड़ दिया।
और यहाँ पर मानव हाथी के ऊपर है और यह भाला या बर्छी ली हुई है, यानी मानव उसका शिकार कर रहा है। पुरापाषाण युग दूसरा है मध्यपाषाण युग और तीसरा है ताम्रपाषाण युग। इन 3 कलाविधियों के बाद एक 4 ऐतिहासिक कलाविधियां आती हैं, लेकिन यहाँ हम लोग पहले 3 कालों का ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला कौन है? उत्तर पुरापाषाण युग यानी अपर पैलियोलिथिक पीरियड की बात है, यानी यह सबसे प्राचीन काल हुआ जिसके साक्ष्य मिलते हैं। पुरापाषाण का तो साक्ष्य नहीं मिलता है। कौन पुरापाषाण? प्रारंभिक पुरापाषाण जो 10 लाख ईसा पूर्व आरंभ हुआ था। तो उत्तर पुरापाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियां हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथियों, बाघों, गेंडों और सुअरों के हैं। कुछ चित्र धवन चित्र है यानी बास पेंटिंग है, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। हरे चित्र नर्तकों के और लाल चित्र शिकारियों के हैं। ऐसे जो शिकारी है वह लाल में है और जो हरे चित्र है वह डांसरों का है, नर्तकों का है। दूसरा है मध्यपाषाण युग यानी मेसोलिथिक पीरियड। तो दूसरी कलावधि यानी मध्यपाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई, मगर चित्रों का आकार छोटा होता चला गया, यानी मानव अब इसमें पारंगत होता गया। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है, यानी कि मानव अब शिकार करने में पहले से उसको क्या होगा, उसका स्किल बढ़ गया। यानी कि जिस तरह से आज के सरकार ने स्किल योजना आरंभ किया है, स्किल इंडिया मिशन, उसी तरह से उस समय के सरकार ने भी, लोगों ने भी क्या किया होगा, तो शिकार करने के लिए स्किल बढ़ावा योजना शुरू किए होंगे और उनका स्किल बढ़ गया है। अब कुछ चित्रों में आदि मानवों को जाल, फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है, और इसी तरह आज भी हाथी या बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए सामान्य तौर तरीका अपनाया जाता है। शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गया है। कुछ चित्रों में मनुष्यों को सुंदर कपड़ों में सजा हुआ और कुछ में मुखौटे पहने हुए भी दिखाया गया है। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंघा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गेंडा, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवरों को और पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। मध्यपाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि उस समय के लोग इन्हीं को अधिक मात्रा में पालते रहे होंगे। क्यों पालते रहे होंगे? क्योंकि आज की तरह तो व्यापार रहा नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, खाने के लिए। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए भी दिखाया गया है, यानी कि आज भी जानवर मनुष्यों की हत्या कर देते हैं, तो उस समय भी रहा होगा कि कुछ जानवर लोग जहाँ पर मनुष्यों की संख्या कम है तो जानवर भी मनुष्यों का शिकार कर लेंगे। कुछ और चित्रों में मनुष्यों द्वारा जानवरों का पीछा करके शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ जानवरों के चित्रों में, विशेष रूप से शिकार के दृश्यों में, मनुष्यों को जानवरों से डरते हुए दिखाया गया है, यानी मनुष्यों को किससे, तो जानवर से डरते हुए। आज भी तो मानव और अकेले जानवर से डरते ही हैं, तभी तो मानव क्या करेगा, समूह बनाकर जानवरों पर अटैक करता है। लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए भी चित्रित किया गया है। कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिनमें प्रमुख रूप से जानवर ही उकेरे गए हैं। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया है, यानी कि मानव अब अस्थायी रूप से निवास करने लगा रहा होगा। स्त्रियों को नील वस्त्र और सवस्त्र दोनों ही रूपों में चित्रित किया गया है। इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी को समान रूप से स्थान दिया गया है। बच्ची को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते और खेलते हुए दर्शाया गया है। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय है, परंतु ऐसे भी चित्र हैं जिनमें
लोगों को पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हुए और स्त्रियों को अनाज पीसते हुए और खाना बनाते हुए दिखाया गया है। यानी कि अब का मानव खाना भी बना रहा है, अनाज भी इकट्ठा कर ले रहा है। कुछ शैल चित्रों में मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है, मानो वे एक ही परिवार के सदस्य हों। अनेक शैलाश्रयों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं, तो कुछ में अंगुली के सिरों के बने निशान हैं। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों की विभिन्न रंगतें शामिल है। यानी कि जो भी कलर मिल गया, उसी जो जिस तरह का पत्थर मिल गया रहा होगा उसी से पेंटिंग कर दिए होंगे। लेकिन सफ़ेद और लाल उनके अधिक पसंदीदा रंग थे। रंग और रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट पीस कर तैयार किए जाते थे। लाल रंग हीर मच, जिसे गेरू भी कहा जाता है, से बनाया जाता था। हरा रंग कैल्सेडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था तथा सफ़ेद रंग संभवतः चूना पत्थर से बनाया जाता है। और ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं यह भीमबेटका की बात है। और भीमबेटका कहाँ है तो हम लोग जानते हैं विंध्य श्रेणी की बात है। तो विंध्य श्रेणी में तो इस तरह के पत्थर मिलते ही हैं, सिंपल बात है। तो जो पत्थर उपलब्ध होगा उसी से पेंटिंग करेंगे, और उसी से पेंटिंग करेंगे तो कलर भी वही, जैसा पत्थर है वैसा कलर होगा। रंग बनाने के लिए आगे देखिए, फिर उसमें कुछ पानी और गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकाला गया गोंद या रौल मिला लिया जाता था। इस प्रकार रंग तैयार हो जाने के बाद उससे पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग करते हुए चित्र आदि बनाए जाते थे। यानी जो आज के पेंटर जिस तरह से पेंटिंग करते हैं, ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, इसका भी साक्ष्य कहाँ मिलता है तो भीमबेटका की गुफाओं में बने हुए पेंटिंग में मिलता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों के रंग हवा पानी की मार को झेलने के बाद भी आज भी बरकरार हैं। यह समझा जाता है कि ये रंग अब तक इसलिए अक्षुण्ण है क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया ने ही इन्हें अस्थायी बना दिया। यानी जब बने थे उसी समय ये अस्थायी हो गए थे। यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र इन शैलाश्रयों की सतहों, दीवारों और भीतरी छतों पर बनाए। कुछ चित्र तो ऐसी गुफाओं या शैलाश्रयों में मिलते हैं जहां लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से भी मिले हैं जहां शायद लोग कभी रहे ही नहीं होंगे। संभवतः इन स्थानों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। शैलाश्रयों में पाए गए कुछ अत्यंत चित्र सुंदर बहुत ऊंचे स्थान पर या शैलाश्रय की छत के पास बने हुए हैं। अब क्वेश्चन है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों में ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनाए? शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए होंगे। यह भी हो सकता है जैसे कि रोड सड़क के किनारे हम लोग माइल स्टोन देखते हैं, उसी तरह वे लोग अपने लिए, जैसे कि हम लोग बस में जाएंगे, कहीं ट्रेन में जाएंगे, लोग रूमाल रख देता है कि भाई ये मेरा सीट हो गया, उसी तरह से रहा होगा कि चलो ये मेरा इलाका है। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने जमाने के हैं, पर इनमें चित्रात्मक गुणों एवं विशेषताओं की कोई कमी न है। कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों और औजारों तथा सामग्रियों आदि की कमी होते हुए भी इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के समान दृश्य आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे, तभी तो लोग पेंटिंग करेंगे। पशुओं को तो वास्तविकता से भी अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी कहने सुनने की गहरी रुचि थी। इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूप से मनुष्यों और जानवरों को स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत दिखाया गया है। एक दृश्य में कुछ लोगों को जंगली सांड का शिकार करते हुए दिखाया गया है और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर पड़े हैं। एक अन्य दृश्य में एक जानवर को मौत की पीड़ा से तड़पते हुए और शिकारियों को खुशी से उसके चारों ओर नाचते हुए दिखाया गया है। ऐसे चित्रों से यह प्रकट होता है कि मनुष्यों में जानवरों पर अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था। पहले कुछ छूट गया है वो देख लेते हैं। यह देखिए, यहाँ पर भीड़ के द्वारा शिकार किया जा रहा है।
वे लोग जो मान लेते हैं घोड़ा तो नहीं रहा होगा, गधा रहा होगा उस पर चढ़कर, या कोई जानवर रहा होगा जिस पर ये लोग शिकार कर रहे हैं। क्लियर है। मध्य पाषाण युग के चित्रों में शिकार के दृश्य बहुलता से में पाए जाते हैं। यह ऐसा ही एक दृश्य है जिसमें लोगों का एक समूह भैंस को मारते हुए दिखाया गया है। कुछ घायल व्यक्तियों को इधर उधर पड़ा दर्शाया गया है। ये चित्र अंकन की कला में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। दूसरा देखिए, यह नृत्य का दृश्य, यानी कि कोई यहाँ देखिए एक दृश्य में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हुई आकृतियाँ दिखाई गई हैं। वस्तुतः यह एक ऐसा विषय है जिसे बार बार दोहराया गया है। नृत्य का यह दृश्य हमें उत्तराखंड के लखुडियार के पाषाण दृश्य की याद दिलाता है। आगे बढ़ते हैं। आज भी आदिम जनजाति के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। वे जन्म, मृत्यु, वयस्कता प्राप्ति यानी कि कोई जवान हो गया 18 वर्ष प्राप्त कर लिया, और विवाह आदि के समय संपन्न की जाने वाली धार्मिक और सामाजिक क्रियाओं को चट्टानों पर चित्रित या उत्कीर्ण करते हैं। वे शिकार हेतु जानवरों को आकर्षित करने के लिए मुखौटे पहनते हैं। इसका उदाहरण देखिए छऊ नृत्य, और उन्हें मार डालने के बाद खुशी से उसके चारों ओर नाचते गाते हैं। जहां अकेले जानवरों के चित्र बनाए गए हैं उनमें आदिकालीन कलाकार की उत्कृष्ट चित्रण कला स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ऐसे चित्रों में रंग सामंजस्य और समानुपात दोनों का यथार्थ एवं संतुलित मिश्रण दिखाई देता है। एक दिलचस्प बात यह है कि शैल कला के अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्रों पर बनाए गए हैं। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक हैं जो एक दूसरे पर बनाए गए हैं। अब क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, कलाकार एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाएंगे? ऐसा यह भी हो सकता है कि इसका कारण कि यह तो यहाँ देखिए, जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती थी तो वह उस पर अपनी दूसरी रचना चित्रित कर लेता था। या दूसरा कारण देखिए, यह भी हो सकता है कि वे चित्र और स्थान पवित्र और विशिष्ट माने जाते थे और उन पर कलाकार बार बार चित्र बनाते थे। और यहाँ देखिए, वे चित्र और स्थान पवित्र या विशिष्ट माने जाते थे और उन पर कलाकार बार बार चित्र बनाते थे। यह भी संभव है कि भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोगों ने भिन्न भिन्न समय पर एक ही क्षेत्र में रहे होंगे और चित्र बनाने के लिए नया जगह स्थान न मिला होगा तो चित्र बना दिए होंगे। इन प्राग ऐतिहासिक चित्रों से हमें तत्कालीन मनुष्यों, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी आदतों, उनकी दैनिक गतिविधियों और यहाँ तक कि उनके मन मस्तिष्क और चिंतन को जानने समझने में सहायता मिलती है। प्रागैतिहासिक काल के अवशेष विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने और हड्डियों के टुकड़े मानव सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य हैं। तथापि उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो ये है कि ये शैल चित्र हैं जो आदिकालीन मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमें छोड़ गए। अगर वे पेंटिंग न बनाए होते हमें कैसे पता चलता कि हम लोगों की जो सभ्यता है वो उतना प्राचीन है। कुछ अभ्यास है, देखते हैं। आपके विचार में प्रागैतिहासिक काल के लोग अपने चित्रों के लिए विषयों का चुनाव कैसे करते रहे होंगे? लिखिएगा। गुफा चित्रों में मानव आकृतियों की अपेक्षा जानवरों की आकृति अधिक होने के क्या कारण है? तीसरा देखिए, इस अध्याय में प्रागैतिहासिक काल के अनेक गुफा चित्र दिए गए हैं। इनमें से कौन सा चित्र आपको सबसे अधिक पसंद है? कमेंट कीजिएगा। भीमबेटका के अलावा और कौन से प्रमुख स्थल है जहां से प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं? इन चित्रों के भिन्न पहलुओं पर इनकी तस्वीरों या रेखा चित्रों के साथ एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। आज के समय में चित्र, ग्राफिक आदि बनाने के लिए दीवारों का सतह के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? यहाँ देखिए, यह जो अगली बार हम पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का यह मैप है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तो इस तरह से हुआ था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।